नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं लेकर रहेंगे न्याय, एक ऐसा मंच जहां पर हम किसी अपराध को सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि कानून की नजर से देखते हैं। आज हम बात करेंगे भोपाल में लव जिहाद के शिकार होने से मॉडल खुशबू की दुखद मौत से जुड़ी खबर की, वो वारदात जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। आखिर कानून क्या कहता है, पीड़ितों के पास न्याय के कौन कौन से रास्ते हैं और आरोपी कहां तक बेगुनाही का दावा कर सकता है, इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने अधिवक्ता जो कानून से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेकर रहेंगे न्याय, जहां न्याय ही सबसे बड़ी खबर है। मॉडल खुशबू की मौत मामले में नया मोड़। परिजनों का आरोप, बेटी के साथ हुआ लव जिहाद। आरोपी कासिम पर जबरन धर्मांतरण का आरोप। कासिम पर खुशबू को पीटकर मारने का आरोप। भोपाल में 27 साल की मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। खुशबू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो प्रेग्नेंट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फैलोपियन ट्यूब फटने से खुशबू को इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ नहीं हुआ है कि फैलोपियन ट्यूब किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से फटी या मारपीट की वजह से ऐसा हुआ। खुशबू के घर वालों का आरोप है कि कासिम ने उनकी बेटी के साथ क्रूरता की, बर्बरता की, ज्यादती की, नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाई, खुशबू को प्रेम जाल में फंसाया, उसका धर्म परिवर्तन कराया और गर्भवती होने पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बोल रहे थे कि वो जब ये लेके आया था कासिम हॉस्पिटल, उसके 3 घंटे पहले मर चुकी थी। मैं तक ले गया था और रिपोर्ट में आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे ड्रग्स दिया और उसके साथ गलत काम भी किया और उसके प्राइवेट पार्ट पर चोटें भी हैं। और वो जो मेरे पास वीडियो है वो तो सरेआम इधर इधर दिख रही है, मैं आपको बता सकती हूँ वीडियो। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट खुशबू के घर वालों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि कासिम की गिरफ्तारी खुशबू की मौत के मामले में नहीं बल्कि मारपीट, धोखा और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपों में की गई है। दरअसल पुलिस ने आरोपी कासिम पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत, 115(2) जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, 351(2) आपराधिक धमकी और मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना। अधिनियम की धारा 325A SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। हम आगे परिजनों के बयान ले रहे हैं और कासिम से भी पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा मामला पूरी तरह से पता लगे और ये जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका कारण नेचुरल है या कोई एक्सटर्नल चीज़ की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसके लिए भी हम विसरा की रिपोर्ट हम लोगों ने आगे प्रेषित की है और उसके रिपोर्ट के आधार पर अंतिम कार्रवाई। विदिशा जिले के मंडी बामोरा की रहने वाली खुशबू अहिरवार 3 साल से भोपाल में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक भोपाल में खुशबू और कासिम की मुलाकात हुई, लेकिन तब कासिम ने अपना नाम राहुल बताया और बाद में राहुल बनकर ही खुशबू के साथ लिव इन में रहने लगा। खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवार ने बताया कि 3 दिन पहले कासिम ने कॉल किया था। उसने बताया था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आपकी बेटी मेरे साथ है, आप फिक्र मत करो, मैं उसे साथ लेकर उज्जैन जा रहा हूँ। घर वालों का आरोप है कि कासिम ने उज्जैन में खुशबू के साथ मारपीट की, जिससे उसके कंधे, गर्दन और चेहरे पर चोट लगी और खुशबू की मौत हो गई। यहाँ जैसे कोई पत्थर मारता है, बाल पकड़ के दीवार से मारता है। और यहाँ भी वीडियो भी बनाई सर, हमने वीडियो भी है, फोटो भी है चोटों की। फिलहाल खुशबू का विसरार पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है।
ताकि पता चल सके कि फैलोपियन ट्यूब फटने का असली कारण क्या था। लेकर रहेंगे न्याय में आज हमने इस मुद्दे को इसलिए उठाया ताकि खुशबू के घर वालों को इंसाफ मिल सके, और अगर वाकई ये मामला लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और पिटाई से मौत का है तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? खुशबू के घर वालों की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सत्यता है, और अगर सत्यता है तो कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ पुलिस की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो किस हद तक सही है, उन्हीं तमाम पहलुओं पर हम करेंगे बातचीत। शशांक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर नुपुर रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही साथ विशाल पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बजरंग दल मध्य भारत प्रांत के। मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं शशांक वाजपेयी जी। इस पूरे केस को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जांच की दिशा जिस तरह बढ़ रही है और साथ ही साथ पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन पर आपका टेक क्या है? देखिए, जिस तरह से मुझे इसकी जानकारी आज प्राप्त हुई मीडिया के माध्यम से और उसके पहले लगातार मैं मुकदमे को देख रहा हूं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एफआईआर की कॉपी अभी नहीं पढ़ी है, पर एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए हैं उन सेक्शंस में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें मर्डर का केस क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया गया, पहली बात। और मर्डर का केस रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए था। दूसरी बात, ये जो जिस लड़की के संग ये अत्याचार और ये अपराध हुआ है वो अनुसूचित SC एंड ST एक्ट के अंतर्गत उसके साथ धाराएं लगाई गई हैं, परंतु SC ST एक्ट का मामला बहुत ज़्यादा गंभीर प्रकृति का हो जाता है जब इसमें लव जिहाद और SC ST OBC को जोड़ा जाता है। क्योंकि कारण यह है कि एक बच्ची जो अपने आप को, अपने जीवन को संघर्ष करके अपने जीवन को आगे ले जा रही थी, और उसके साथ ये जो अपराध हुआ है उस अपराध को हम किस दृष्टि से देखते हैं, और ये तो क्लियर कट मर्डर का मामला बनता है जिसमें जो सारे रिपोर्ट्स मिली हैं, जिसमें सारी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उसमें मर्डर केस रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल इन दिस मैटर। हाँ, लेकिन पुलिस का टेक इस पर यह है कि हम विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पुलिस का टेक ये है कि मैं विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का टेक ये भी है कि उसके बच्ची के उसकी अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मैंने नहीं देखी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है, एफआईआर के कंटेंट्स क्या हैं, बट परिवार वालों के जो आरोप हैं वो बहुत संगीन प्रकृति के हैं, और जिस तरह से उस बच्ची की हत्या हुई है वो भी बहुत संगीन प्रकृति का मामला बनता है, क्योंकि एक नेचुरल डेथ नहीं है ये। नेचुरल डेथ होना और नेचुरल डेथ होने के बाद वो लड़के का फरार होना, फरार होने के बाद फर्जी आधार कार्ड का मिलना, उसके घर में बुर्के का मिलना, दो लोग धर्म के बीच में रहना, ये निश्चित रूप से हमें इस बात की तरफ अग्रसर करता है कि हमें इस बात को गंभीरता से देखते हुए जो रिलेवेंट सेक्शन है वो जरूर लगाया जाना चाहिए, और फेयर एंड फास्ट इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होनी चाहिए। ओके, डॉक्टर नुपुर, आपका टेक क्या है इस पर? अभी पुलिस की जांच जैसे आगे बढ़ रही है, क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में जा रही है? दूसरा, घर वालों का यह कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि उसकी प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान है, और घर वाले, उसकी बहन का लगातार ये बयान है कि बातचीत के दौरान भी खुशबू बहुत असहज थी, और हमें पूरी आशंका है और ये हमारा आरोप है कि खुशबू की मौत नहीं हुई है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। क्या इस पूरे मामले को, इस आरोप को पुलिस गंभीरता से ले रही है या नहीं ले रही? देखिए, जिस तरीके से हम एफआईआर की अगर बात करते हैं तो एफआईआर अगर देखा जाए तो वो इनकम्प्लीट है। जिस तरीके से उनके परिजन जो है जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोपों के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो एफआईआर में सेक्शंस हैं वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट हैं। किसी में 3 महीने की सजा है, किसी में 1 साल की सजा है, किसी में 6 महीने की सजा है। तो ये मर्डर के सेक्शंस नहीं हो सकते। तो इसमें मर्डर, जैसा कि वकील साहब ने बोला, उसमें मर्डर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए था। और जो एफआईआर है इसमें अभी सेक्शंस को ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि वो बच्ची उसका जीवन खो चुका है, उसके जो परिजन है वो बहुत परेशान है। ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, हम मानते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है एफआईआर में जो होने चाहिए, उनके तहत कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ओके, मैं आपके पास आ रहा हूं विशाल जी। राज्य में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, और उसी क्रम में खुशबू का मामला। घर वालों का आरोप है कि कासिम ने अपना नाम छिपाया, इसके बाद खुशबू का धर्म परिवर्तन करवाया, लव जिहाद का पूरा मामला है। उसके बावजूद घर वालों का कहना है कि हम जितने तथ्य रख रहे हैं, हम जो आरोप लगा रहे हैं, हम लव जिहाद कह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि खुशबू का धर्म परिवर्तन करवाया गया, कासिम ने अपना धर्म छिपाया, तो इन सारी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक खुशबू का ये कोई पहला मामला मध्य प्रदेश में या भारत के अंदर नहीं है, जिस तरह से इस्लामिक मूवमेंट लव जिहाद के तहत पूरी भारत के अंदर
अपनी तरीके से अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं। भोपाल में अनेकों लव जिहाद के मामले इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी बहन खुशबू के साथ ये जो घटना घटी है, निश्चित है जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय एडवोकेट साहब जो अभी बोल रहे थे, उसमें निश्चित है हत्या का केस इसमें दायर होना चाहिए था। और जिस तरीके से ये इस्लाम को मानने वाले लोग, ये पूर्व नियोजक, पूरा षड्यंत्र पूर्वक हमारी हिंदू बहन बेटियों को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं और बिल्कुल पूर्व नियोजित तरीके से उन्हें बहला फुसला कर या धन की लालच देकर या कहीं भी अपना कोई बल प्रयोग कर और यहाँ तक कि अपना नाम बदलकर, हाथ में कलावा पहनकर, माथे पे टीका लगाकर, गले में तुलसी की माला पहनकर इस तरीके से अपने आप को हिंदू और सनातनी बताकर हिंदू बहन बेटियों को वर्गलाते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उनका शोषण करने के बाद जब वो पूरी तरीके से हमारी बहन उनके चंगुल में फंस जाती है, तो इसके बाद उस पर धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाती और उसको जान से मारने की धमकी देती। यहाँ तक कि खुशबू को बड़ी ही बेरहमी से उसको मारा गया। उसके वो जो अभी रिपोर्ट आई थी उसमें उसका वो प्रेग्नेंट थी, उसको शादी का भी लालच दिया गया। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी इस कासिम नाम के जिहादी ने उसके माँ बाप को भी फोन करके उनको अपने विश्वास में लिया, उनको बताया कि मैं इनसे शादी करूंगा, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप सबके सामने हैं, मीडिया ने हाँ, लेकिन उस फोन कॉल के कुछ घंटों बाद ही खुशबू की जान चली गई और खुशबू को न्याय दिलाने की लड़ाई को आप लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन शशांक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अतीत में ऐसे अगर कुछ उदाहरण हैं तो आप बताइए। खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें, इतना कठोर वहां पर कानून है अवैध धर्मांतरण के खिलाफ, उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो इसके पीछे का कारण आप क्या समझ पा रहे हैं? या फिर कभी कोई कठोर कार्रवाई इस तरीके से की नहीं गई जितना कठोर कानून है, जिससे कि एक नज़ीर पेश हो पाए और ऐसे मामले रुक पाए? अमित जी, ये देश का पहला मामला नहीं है। निश्चित रूप से केरल में इस तरह के कई मामले आए, कई राज्यों में इस तरह के मामले आए। उसके बाद देश में 2021 में जो मध्य प्रदेश में एक्ट बना कि धर्मांतरण को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया, उसमें बहुत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार ने इसमें बहुत गंभीरता से कदम उठाए हैं और इस 10 साल के अंदर निश्चित रूप से जो ट्रायल सिस्टम है, क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम है, इसमें बहुत परिवर्तन हुए और बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि नया जो लॉ आया है, इन नए लॉज के हिसाब से विद इन 3 years ट्रायल कंप्लीट होगा, स्पीडी जस्टिस मिलेगा, वुमेन्स को राइट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें इस पे इंप्लीमेंट हो रही हैं और एग्जीक्यूट हो रही हैं। द रोल ऑफ द स्पेशल रोल ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं विदाउट सीइंग द एफआईआर, विदाउट सीइंग द बिसरा रिपोर्ट, विदाउट सीइंग द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वी कैन नॉट डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। बट कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो हमें समझना, इस देश के लिए समझना, इस मामले के लिए समझना बहुत आवश्यक है। पहली बात ये कि इसमें हत्या का मामला होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, जो निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, इमीडिएटली वो होना चाहिए। दूसरा, फेयर एंड फास्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो दूसरा सबसे बड़ा मामला है। तीसरी बात, ये जो बच्ची है, इसका जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध के बाद जो घर वालों के आरोप हैं, क्योंकि एक परिवार की हम लोग मना स्थिति जरूर समझते हैं कि वो बिना पढ़ा लिखा परिवार है, एक अलग जाति वर्ग से आते हैं जहां पे अभी उतनी ज्ञान की पहुंच नहीं पहुंची है। और उनकी जो सबसे पहले मैं बार बार देख रहा था कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इसमें फटाफट कार्रवाई करवाएं। तो निश्चित रूप से राज्य को इसको बहुत सीरियसली लेते हुए और इमीडिएटली इफेक्टिव जो स्टेप लिए जा सकते हैं वो लिए जा रहे होंगे, उसको और इफेक्टिव लिया जाए, जिससे कि वहां पे इस तरह के अपराधों के प्रति रोक लगे और जनता के मन में सरकार के प्रति जो विश्वास है वो और बढ़े। तीसरा, धर्म के बार नाम पे लोग लड़कियां फुसलाई और बहलाई जा रही हैं, इसमें बहुत कट्टरता से इसको पालन करने की जरूरत है, जिससे अंदर लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास आए। मुझे इस देश को देख के बड़ा अमित जी बड़ा अंदर से दुख हो रहा है कि हम इतने समय के बाद भी अभी तक रेलेवेंट सेक्शंस की एफआईआर को एग्जीक्यूट नहीं करा पाए हैं। नुपुर जी, क्या कारण आप देख पा रही हैं कि जो जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए
वो धाराएं क्यों नहीं जोड़ी जा रही हैं? क्या किसी प्रकार का कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, या फिर आपको लग रहा है कि पुलिस कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहती है, वो इंतजार कर रही है कि बिसरा रिपोर्ट आ जाए, इस बात की पुष्टि हो जाए कि हाँ नुपुर के साथ मारपीट की गई थी, बर्बरता क्रूरता की गई थी, इस वजह से उसकी जान गई थी, उसके बाद वो धाराएं जोड़ी जाएं? क्या समझ पा रही हैं आप? देखिए, धाराओं को जोड़ने की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आरोप लगे हैं, ये सेक्शंस तो स्टार्टिंग में ही जोड़ देने चाहिए थे। ये अभी तक क्यों नहीं जुड़े, ये क्वेश्चन भी रेज होता है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसकी जान गई और जिस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट पे भी चोट के निशान पाए गए, या वो प्रेग्नेंट थी, इन सारी चीजों को देखते हुए ये नॉर्मल मामला तो लगता नहीं है। अगर नॉर्मल मामला नहीं है तो जिस तरीके से आरोप हैं उस तरीके से सेक्शंस क्यों नहीं है? तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है इस केस में कि सबसे पहले कि एफआईआर के जो सेक्शंस हैं उनको करेक्ट किया जाए। उनको जो असल में जो सेक्शंस लगने चाहिए वो सेक्शंस लगाए जाए, उनके तहत कार्रवाई की जाए। अगर वो सेक्शंस लगेंगे तभी हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पर कार्रवाई कर पाएंगे, कुछ ठोस कदम ले पाएंगे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसकी जो एफआईआर है उसको कहीं ना कहीं करेक्ट किया जाए, ताकि हम उस बच्ची को सही समय पर न्याय दिला सकें। क्योंकि और इन सेक्शंस जो अभी नुपुर जी, सेक्शंस हमें नहीं लगे लगता है हैं, कि हर केस में इस तरीके से पुलिस का रोल ऑफ एक्शन होता होगा कि बिसरा रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ये धाराएं जोड़ी जाएंगी। अगर प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है, अगर प्राथमिक रिपोर्ट में, पीएम रिपोर्ट में बात सामने आ रही है कि हाँ उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान है या फिर उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, इस वजह से उसकी मौत हुई है, तो ये तमाम ग्राउंड्स बनते हैं ये धाराएं जोड़ने के लिए। बिल्कुल ये बिल्कुल ग्राउंड्स बनते हैं और दिस इज सफिशिएंट टू अपडेट द एफआईआर। ये बहुत जरूरी है कि जितनी सारी चीजें हमारे सामने हैं उनको देखते हुए एफआईआर में जो मेन हत्या का मामला है उसको सामने लाना बहुत जरूरी है। और ये ठोस कदम जो है ये पुलिस को उठाना बहुत जरूरी है सही समय पर, तभी हम ठीक है उसको न्याय दिला पाएंगे। विशाल जी, क्या करेंगे, कैसे मिलेगा खुशबू को न्याय? इस लड़ाई को आप लोग किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे? अगर पुलिस हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज करती है, अगर वो गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी जाती हैं, तो फिर आप लोगों का रोल क्या रहने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ, और माननीय मोहन जी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री है, और लफ्ज जिहाद के ऊपर, गौहत्या के ऊपर, और जितने भी जो कानून बने हैं, और खास तौर से लफ्ज जिहाद, और यहाँ मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के ऊपर, क्योंकि जी यहाँ तो वैसे ही जब बच्ची यहाँ पैदा होती है तो लाडली योजना, लाडली बहना की जो योजनाएं चली रही, तो सरकार बहुत गंभीर है। और रहा सवाल खुशबू का, तो खुशबू को तो न्याय 100% मिलना ही है। और जहां तक उस पर जो हत्या की धाराएं हैं या हर्जन एक्ट की धाराएं हैं, और जिस तरीके से उसको पूरा प्लान करके उसको मारा गया, तो उस पे उसको सजा दिलाने के लिए सरकार भी गंभीर है, भोपाल शासन भी गंभीर है, और बजरंग दल बिल्कुल निरंतर उस पर नजर रखे हुए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही जांच में या किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही बरती जाती है, तो निश्चित है बजरंग दल खुशबू और उसके परिवार के साथ पूरी तन्मयता के साथ खड़ा है, और उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। हम चर्चा आप लोगों से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी से अपडेट ले लेते हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है पूरे मामले पर अपडेट, पीड़ित के घर वालों की मांगे क्या हैं और प्रशासन की ओर से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, अतुल से जानते हैं। देखिए बिल्कुल अमित, पुलिस अभी बहुत कुछ नहीं कह रही है, और जब हमने संपर्क करने की पुलिस अधिकारियों से कोशिश करी तो उनका यही कहना है कि पूरा मामला इस समय जो है जांच के जद में है, और पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की जा रही है। क्योंकि देखिए इसमें कई एंगल है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस पर जांच पुलिस करते हुए हमें दिखाई देगी। खास बात यह है कि खुशबू की जो है कॉल डिटेल पूरी तरीके से खंगाली जा रही है, क्योंकि देखिए पूरा मामला खुशबू के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे मामले में कासिम भी संदिग्ध
संदिग्ध तौर पर पुलिस को पाया जा रहा है। तो ऐसे में जो कासिम है, कासिम के भी परिवार का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। खास बात यह है जो हमें बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कासिम अवैध तरीके की शराब बेचने में उसका लिप्त था, उसका नाम उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि ये पूरा मामला भी पुलिस के जांच में है। इन तमाम बातों के यानी अगर इस प्रकार की कोई कासिम की गतिविधियां थी, यानी कि अगर वो अवैध तरीके से शराब बेचता था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कासिम आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लेकिन देखिए, क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है और जांच में अधिकारी कुछ ज्यादा कुछ बता नहीं रहे, उनका यही कहना है कि तमाम चीजों का जांच अगर सामने लाते हैं या मीडिया में किस तथ्यों के आधार पर जांच चल रही है, तो माना कि चल रहा है कि जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में चूंकि काफी महत्वपूर्ण और काफी संदिग्ध मामला है, और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है क्योंकि तमाम जो हिंदू संगठन है वो हम देख रहे हैं किस तरीके से लव जिहाद का एंगल उसमें देते हुए दिखाई दे रहे। तमाम हिंदू संगठनों का यही कहना है कि कासिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन चूंकि पुलिस अभी अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि मामले में जो है जांच की जा रही है कि कासिम उज्जैन के अलावा भी खुशबू के साथ कहीं और गया था, खुशबू क्या किसी और के भी संपर्क में थी, कासिम की क्या व्यक्तिगत जीवन था, क्या जिस तरीके से लिविंग में रह रहे थे उसकी क्या कासिम की और खुशबू की क्या आए दिन कोई लड़ाई झगड़े चलते थे। आस पड़ोस में वालों से भी पूछताछ की जाएगी, कासिम के घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। तमाम यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार पुलिस जांच कर रही है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अपनी पूरी गति के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है, तार से तार जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और खास बात यह है कि खुशबू और कासिम का 3 साल का जो अफेयर बताया जा रहा है कि दोनों लिविंग में रहते थे भोपाल के अंदर। तो ऐसे में किन किन से मिलते थे, किन किन से बातें होती थी, तमाम बातों के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस हर एंगल से जांच करते हुए दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो बताने के लिए और जो भी अपडेट हैं वो दर्शकों तक रखने के लिए। शशांक जी, पुलिस का बार बार ये कहना है कि देखिए जांच आगे बढ़ रही है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है, सही समय पर हम सारी बातें मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 4 से 5 दिन का समय हो गया है, परिवार वालों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस ग्राउंड पर FIR दर्ज नहीं हो रही है। बिस्तरा रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है? अगर आपको इस बात की जानकारी है वो भी दर्शकों को बताइएगा। और जितना समय निकलता चला जाएगा, आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीड़ित पक्ष का केस कमज़ोर होता जाए या उससे जो इंसाफ की उम्मीद है वो धुंधली पड़ती जाए? देखिए अमित जी, आज जो नए लॉज में हमें चार्जशीट फाइल करने का टाइम 90 डेज़ का टाइम है, पुलिस हिरासत में रखने का टाइम है 14 दिन का, उसको भी बढ़ा एक्सटेंड करते हैं। और पुलिस इस तरह के सीरियस क्राइम में हमेशा ये चाहती है कि हम ये एक्शन लें और अपने केस को फुल प्रूफ बनाएं। एविडेंस कलेक्ट करना, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, सेक्शंस को ऐड करना, उसके बाद सारा इन्वेस्टिगेशन करना, फॉरेंसिक टीम का इन्वेस्टिगेशन करना, कॉल डिटेल्स का इन्वेस्टिगेशन करना, मल्टीपल प्लेसेस से एविडेंस कलेक्ट करना, उनकी फॉरेंसिक इन्फॉर्मेशन निकालना, इन सब में निश्चित रूप से टाइम लगता है। और टाइम लगने के बाद ही आप एक कंप्लीट चार्जशीट पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने पेश करते हैं। उसके पहले बाद जो सेक्शंस ऐड होने हैं या डिलीट होने हैं या और ऐड होने हैं वो भी ऐड होंगे। तीसरी बात, जो इसमें ट्रायल को इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल को कंप्लीट करने का जो मिनिमम पीरियड है वो 3 ईयर्स है, 3 और मैक्सिमम पीरियड भी 3 ईयर्स है। जिसको मिनिमम पीरियड हो सकता है चार्जशीट फाइल हो और फटाफट इसमें एक SC ST एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय भी बनाए गए हैं। उन न्यायालयों को बनाने का उद्देश्य ये है कि इनको तुरंत और फटाफट न्याय मिल सके। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, केस के अंदर, जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि सेक्शंस ऐड नहीं हुए, राज्य के रोल क्या है, पुलिस का रोल क्या है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रोल क्या है, उसके लिए हमें 4-5 दिन का टाइम बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हमें और टाइम की आवश्यकता होती है और हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। पुलिस की जो ब्रीफिंग है वो पुलिस की ब्रीफिंग, क्योंकि जब अंडर इन्वेस्टिगेशन में मामला होता है तो वो ब्रीफिंग इमीडिएटली नहीं करते, क्योंकि जिससे कि हमें अपने तारों को जोड़ने में मदद मिले, ना कि वो ये चाहते हैं कि समाज में ये लोग अपराधी और अलर्ट हो जाएं और चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकें। ओके नुपुर जी, इस मामले में एक और बात सामने आई है कि एक खुशबू का आधार कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें उसने बुर्का पहन रखा है, और घर वालों का कहना है कि जब कासिम खुशबू को भोपाल से उज्जैन लेकर गया था अपने घर वालों से मिलाने के लिए, वहीं पर उसका धर्म बदलवाया गया, वहीं पर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया, जबरन उसके ऊपर दबाव बनाकर, और यही कारण है कि हम उसके आधार कार्ड पर बुर्के वाली फ़ोटो देख पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही घटा होगा जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, या फिर बहुत सामान्य सी बात है कि बगैर ये सब किए भी कासिम ने उसका आधार कार्ड चेंज करवा दिया होगा, उसमें बुर्के वाली फ़ोटो लगवा दी होगी? कानून क्या कहता है? ऐसे बहुत आसान है क्या ऐसा कर पाना? देखिए, प्रिजम्पशंस पर बात करना ये ठीक नहीं है, हम प्रिजम्पशंस लगाएं ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से सारी चीजें हमारे सामने आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ हुआ होगा तभी इतनी बड़ी घटना हुई है।
और जिस तरीके से हम बिसरा रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं तो 15 दिन से 1 महीने तक का समय डेफिनेटली लगता है। और जितनी चीज़ों के ऊपर हमारी आज बातचीत हो रही है वो टोटली डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि जब वो सीडीआर का पार्ट निकलेगा उसमें सब पता चलेगा कि कब कौन कहाँ गया था या कितनी बार किससे उसकी बातचीत हुई थी। तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं वो सीडीआर से भी बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर डिपेंड हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशंस को लेकर अभी वेट करना होगा कि इन्वेस्टिगेशंस जब होंगी तब इस मामले को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। जी, फिलहाल हमारा मूल सवाल ये है कि क्या कासिम ने खुशबू की हत्या की, क्या खुशबू के साथ मारपीट की गई, इस वजह से उसकी जान गई, और क्या खुशबू को इंसाफ मिल पाएगा जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज इस मुद्दे को उठाने के पीछे हमारा उद्देश्य वही था कि इन सवालों को हम आगे बढ़ाएं ताकि भविष्य में इनका जवाब मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, अब बने हमारे साथ।